उन्होंने ही सबसे पहले इन्फॉर्म किया मुझे कि उन्होंने कंफर्म किया आपका रोल नंबर यही है ना। मैंने बोला हाँ जी सर। कहते फिर ठीक है, आपका 10th रैंक है, आप तो तहसीलदार बन गए। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैं तो चीख पड़ी खुशी से। और सोसाइटी का भी एक परसेप्शन ऐसा है शायद कि अगर बेटा ना हो तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ ठीक सा नहीं हुआ। पर आपको अपने एक्शन से जवाब देना है सबको, और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसी चीज़ें प्रूव करके दिखा देते हो ना, सब फिर खुद ही मानने लग पड़ते हैं। आपको कुछ अपने एक्शन से प्रूव करना है बस, किसी को कोई और जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा का सपोर्ट रहता है। फिर मम्मा, फिर जब मैं ऐसे ऑफ होती थी थोड़ी, तो मम्मा मेरा फेवरेट खाना बना के देती थी मुझे, ऐसे cheer up करती थी। नानी ने मुझे एक दोहा बताया था, वो मैंने उधर भी आंसर किया, पूछा था मैंने उनसे। हाँ, तो वो दुआ ये था कि कवन सो काज कठिन जितवाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। नमस्कार, स्वागत है आपका जोक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मेरे साथ जो मेरे स्पेशल गेस्ट है और जोक्ट एकेडमी के स्टूडेंट है धर्मशाला ब्रांच से। हमारी जो एकेडमी ओपन हुई थी उसमें जो हमारा पहला फर्स्ट बैच था उसके स्टूडेंट है दिव्य ज्योति कटोच। रिसेंटली एचपीएस का रिज़ल्ट आया है जिसमें इनका 10th रैंक आया है, तहसीलदार की पोजीशन मिली है। तो ये मेरे लिए ख़ास इस वजह से है, एक तो हमारे धर्मशाला सेंटर से है और दूसरा 11 साल के करियर में जो हमारा टीचिंग का रहा है, एकेडमी का रहा है, उसमें पहली बारी मैंने देखा है किसी बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है और 22 की एज में इन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। और जब ये कोचिंग ले ही रहे थे, रनिंग में ही इन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको इस मकाम तक पहुंचाया कि एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया। और दूसरी खास बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस और जो पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये इस सब्जेक्ट के साथ इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो सबसे पहले दिव्या आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप हमारी धर्मशाला ब्रांच से पहले स्टूडेंट हो और जिन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया। और फिर से मैं यही दोहराऊंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 22 की एज। आपका बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो हम इस बात को स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके छोटी सी इंट्रोडक्शन, आपके परिवार में कौन है और आपने कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट करी। मेरा नाम दिव्य ज्योति कटोच है और मैं धर्मशाला से हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन धर्मशाला। मेरे फादर डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है और मेरी मदर होम मेकर है। मेरी छोटी सिस्टर भी है जो अभी अभी 10th क्लास में हुई है। मेरी एजुकेशन भी धर्मशाला से हुई है। प्राइमरी एजुकेशन मेरी हुई है हाईलैंड पब्लिक स्कूल धर्मशाला से, और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला से। ओके, अच्छा एक बात और बताऊं, हमारी जो एकेडमी है, हमारी एकेडमी के पड़ोसी भी यही है या हम पड़ोसी हैं इनका ही, हमारी एकेडमी हमारे नेबर है। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। तो यहाँ ये भी मैसेज आता है कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमारे जो रीजनल सेंटर्स है, शिमला है, धर्मशाला है, मंडी है, तो ज़रूरी नहीं कि दिल्ली चंडीगढ़ जाया जाए, तो यहीं से भी आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपकी जो एजुकेशन रही, तो आपने कहा कि अब आपके कब माइंड में ये कुछ आया कि मुझे इस सर्विसेज में जाना है। मैं स्टार्टिंग से ही इंक्लाइन तो थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ, पर फिर जो मेरी 12th क्लास थी वो मेरी कोविड ईयर में थी। तो मैं घर पे थी, मेरे पास बहुत टाइम था सोचने का। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि अब मैं चाहूँगी और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ ही जाऊँगी। एचएस तभी मेरा गोल बना। और फिर मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन में आर्ट्स इसीलिए रखा ताकि मैं अपने गोल के और पास आ सकूँ और उससे टच में रह सकूँ सब्जेक्ट्स के साथ। तो +1 +2 आपने साइंस से करी थी, है ना? हाँ जी, मैंने पीसीएमबी रखा था। अच्छा, तो जब हम +1 +2 में होते हैं तो पेरेंट्स का एक टारगेट रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो उस टाइम आपके पेरेंट्स का क्या टारगेट था आपके प्रति, क्या चाहते थे वो? मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, तो उन्होंने तभी मैंने साइंस रखी थी। उनके कहने पे ही मैंने +1 +2 में साइंस रखी। और फिर वही कोविड ईयर से ना काफ़ी डिस्ट्रप्शंस आई थी। उनका भी थोड़ा माइंडसेट चेंज होने लगा क्योंकि मैंने पहले से बोलना शुरू कर दिया कि अब आगे मैं आर्ट्स रखूँगी। उन्होंने फिर भी मुझसे नीट का एग्ज़ाम दिलवाया, मैंने जेईई का एग्ज़ाम भी दिया है।
पर फिर वही इंक्लिनेशन तो थी नहीं इस तरफ। ड्रॉप ईयर के लिए भी मुझे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रही हूँ, अपने डिसीजंस लूँगी और फिर प्रूव करूँगी कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ, वो मैं अपने लिए सही ले रही हूँ। तो आपके पेरेंट्स तो कन्विंस हो गए थे फिर? स्टार्टिंग में नहीं, पर फिर कॉलेज में ही सेकंड ईयर तक फुली कन्विंस थे, फुली सपोर्टिव हो गए। ठीक है, तो कॉलेज कहाँ से किया आपने? मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला से किया था। धर्मशाला से। हाँ जी। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब आपकी ग्रेजुएशन हुई, कब ग्रेजुएशन हुई आपकी, कंप्लीट कब हुई? 2024 में जून में। तो 2024 में आप ग्रेजुएट हुए हो हाँ जी। और 25 में आप सेलेक्ट हो गए। जी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हो, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। इस प्रिपरेशन में बहुत समय लगता है। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि जब ऐसा हुआ, तो जब रिज़ल्ट आया, है ना? तो उस टाइम आपके घर में किस तरह का माहौल था? और आपने जब ये न्यूज़ सुनी, कैसे आप तक ये न्यूज़ पहुँची? और आप उस टाइम किस माइंडसेट के साथ आपने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये हो गया हुआ है फाइनली? तो पहले तो मैं लास्ट इंटरव्यू के डे पे मुझे पता था रिजल्ट आने वाला है, तो ठीक है। मैं 4 o'clock से अपना फ़ोन पकड़ के बैठी थी, वेट कर रही थी कि अब रिजल्ट आएगा, अब आएगा। ठीक। फिर 6 o'clock तक तो मैं भी थक गई कि अब नहीं आ रहा है रिजल्ट, अब थक मैं गई। भी सेम इसी कंडीशन में था। थक गई मैं। फिर उसके बाद मुझे अकेडमी से अनुराग सर का फ़ोन आया। उन्होंने ही सबसे पहले इन्फॉर्म किया मुझे कि उन्होंने कंफर्म किया आपका रोल नंबर यही है ना? मैंने बोला हाँ जी सर। कहते फिर ठीक है, आपका 10th रैंक है, आप तो तहसीलदार बन गए। फिर उन्होंने रिजल्ट सेंड किया, तो फिर मैं आई एम नॉट गोइंग टू लाई मैं तो चीख पड़ी खुशी से। अच्छा। और पेरेंट्स, मम्मी को, पापा को, बहन को, सबको बुलाया कि हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा। तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा खुश तो मेरे पेरेंट्स थे ये रिजल्ट देख के, क्योंकि उन्होंने बहुत फेथ रखना पड़ा उनको मुझ पे, वेट करना पड़ा। तो वो ज़्यादा खुश थे, स्पेशली मेरी मदर तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस खुशी में फिर उसके बाद तो फिर कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, 2-3 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता है। अच्छा, तो आपके घर में इस तरह की बातें तो ज़रूर हुई होगी कि आपके घर वालों से जब लोग मिलने आए होंगे, यार 22 साल की लड़की तहसीलदार बन गई, है ना? क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो ये होता है कि तहसीलदार दिखते कैसे हैं, एसडीएम कैसे दिखते हैं। तो अगर इतनी छोटी एज में अगर बन जाए, तो कुछ आपके पास कुछ ऐसी मेमोरीज है उन दिनों की, या कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई होगी आपके पेरेंट्स की किसी के साथ या आपस में, जिसको आप शेयर करना चाहोगे? मेरी मदर जो है वो एज आई सेड कि वो पहले इनिशियली थोड़ा अगेंस्ट थी इसके, और पहले रिश्तेदार भी ऐसे कहते हैं कि अच्छे थे पढ़ने में, तो फिर साइंस से क्यों आगे भटक गए, क्यों आर्ट्स रख लिया। तो फिर मेरी मदर मतलब अब प्राउडली फिर सबसे वो कहती है कि हाँ इसने डिसीजन लिया, इसने आर्ट्स रखा तो इसने आगे प्रूव भी किया है, तो साइंस की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिश्तेदारों को भी यही था कि एक तरीके से ना कि हाँ रखा है तो फिर आगे प्रूव भी किया है कि उसका यूज़ भी आया है। तो साइंस का वो नहीं था। तो अब मम्मा ना ऐसे प्राउडली बात करते हैं फ़ोन पे, पापा भी। पापा तो फ्री नहीं होते फ़ोन से, अभी भी कॉल्स आ ही जा रहे हैं, मुझे अलग से आ रहे हैं। फिर तो वैसे सेलिब्रेशन वाला माहौल बस चला ही हुआ है, चला ही हुआ है। अच्छा, एक बात और कि जैसे आप आपके मम्मी अब आपके कन्विंस्ड भी है और प्राउड फील कर रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में इससे क्या मैसेज जाएगा? और आप उन लड़कियों के लिए क्या बोलना चाहते हैं कि जो सच में चाहती है, कुछ प्रूव करना चाहती है? ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज़ में, किसी भी फील्ड में, तो क्या उनको एक फ्रीडम मिलनी चाहिए? मैं भी मतलब जेन्युइनली समझता हूँ कि फ्रीडम मिलनी चाहिए कि अपना जो करियर है खुद चूज़ करे और उस पे एफर्ट्स लगाए, है ना? मिले ना मिले अलग बात है, बट उनके जो सराउंडिंग इस तरह के जो फैमिली एनवायरनमेंट है, वो इतना पॉजिटिव होना चाहिए ताकि वो उस काम के लिए आगे बढ़ पाए। तो कितना चेंज दिखता है आपको कि इससे आप सच में इस टाइम एक रोल मॉडल हो, तो बड़े सारे लोगों को इससे इम्पैक्ट पड़ेगा? से ये गर्ल चाइल्ड वाला तो रहा है थोड़ा बहुत तो फैमिली में। अब मेरी भी सिस्टर है छोटी, सो वी डू नॉट, मेरे पेरेंट्स के सन्स नहीं हैं, हम 2 डॉटर्स हैं। तो आई वुड जस्ट से कि अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं या ब्रदर है, नहीं भी है, इट डज़ नॉट मैटर, पर आपको अपने एक्शन से जवाब देना है सबको, और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसी चीज़ें प्रूव करके दिखा देते हो ना, सब फिर खुद ही मानने लग पड़ते हैं। आपको कुछ अपने एक्शन से प्रूव करना है बस, किसी को कोई और जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। सब खुद अपने आप पता लग जाता है लोगों को, खुद उनका बंद हो जाता है कि गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट जो भी वो अपने दिमाग में स्टीरियोटाइप्स रखते हैं, वो सब ना खुद सेटल हो जाता है, आपके एक्शंस प्रूव कर देते हैं सब। देखो, मैं भी थोड़ा-सा यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो वैसे में चलो बात चल रही है। तो जब मेरी पहली बेटी हुई, तो लोगों ने मुझे बड़ा वो बताया कि आप मुझे पार्टी दो, सेलिब्रेट किया, सबने किया, अच्छा किया। तो फिर जब मेरी दूसरी बेटी हुई, तो मैं जेनुइनली चाहता था कि वैसी ही सेलिब्रेशन हो।
बट जब मुझे फ़ोन आता था कि मैं चाहता था कि जब मेरी पहले बेटी हुई थी वैसा क्यों नहीं बोलते लोग मुझे कि भाई हमें पार्टी दे, वो खुशी क्यों नहीं दिखाते। तो फिर वो ना थोड़ा-सा मेरे को उस साइड रखते थे जैसे कि मेरे साथ थोड़ा-सा गलत सा है, मैं बेचारा टाइप। तो मुझे लगा है कि सोसाइटी का भी एक परसेप्शन ऐसा है शायद कि अगर बेटा ना हो तो थोड़ा-सा लगता है कि कुछ ठीक सा नहीं हुआ। तो मैं भी यही चाहूँगा कि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं बड़ा प्राउड आज भी प्राउड करता हूँ और आपके साथ बैठ के तो मुझे जेनुइनली ऐसा लगता है कि इससे बड़ी प्राउड बात मेरे लिए कोई नहीं है। तो चलो ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है? तो जब आप तैयारी करने की सोची और एक चीज़ ये भी मैंने देखी है कि आप चंडीगढ़ आए थे पहले ही, हाँ जी। तो वहाँ से फिर आप धर्मशाला वापस मुड़ गए क्योंकि आपको पता था घर के नज़दीक अकेडमी है। तो वो भी किस्सा सुना दो कि क्यों आप चंडीगढ़ में थोड़े दिन के बाद वापस आ गए थे? भले ही चंडीगढ़ हमारी अकेडमी में आए थे बट यहाँ भी जोगटा अकेडमी थी और ये भी मैं बताऊँगा कि अच्छी बात ये थी कि आपकी सिलेक्शन धर्मशाला से होनी थी और इस एरिया के लोगों के लिए और जो लोग तैयारी करना चाहते थे शायद डायरेक्टली तो ना बोल सकता मैं बट इनडायरेक्टली एक बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अकेडमी यहाँ पे जॉइन की थी 2024 दिसंबर में और फिर मैं जनवरी में क्योंकि मेरा सीजीएल का मेंस था तो वो देने के बाद मैंने सोचा था प्लान करके रखा था कि मैं भी कोचिंग लूँगी तो चंडीगढ़ में ही लूँगी। फिर मैं चंडीगढ़ गई, जोगटा अकेडमी ही गई, वहाँ पे भी जॉइन की मैंने और वहाँ पे तो मुझे एलर्जीज़ होने लग पड़ी और एक नए एनवायरनमेंट में सेटल होने में टाइम भी लगता है क्योंकि मैं पहले तो घर से बाहर नहीं रही हूँ, धर्मशाला में ही रही हूँ। और फिर मैं वहाँ से ना 10-15 डेज़ में ही वापस आ गई क्योंकि एक तो मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन में अभी एडजस्टमेंट का टाइम जो मैं लगा रही हूँ कि मैं लूज़ ना कर जाऊँ अपना टाइम। सेकेंडली फिर जब मुझे सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं धर्मशाला में, तो फिर मुझे लगा कि क्यों मैं अपने आप को एक्स्ट्रा वो पेन दूँ। मैं घर में रह के कर सकती हूँ, घर वाले सपोर्टिव हैं, सब कुछ घर में हो जाता है ना। जब अकेले रहते हो तो आपको सब कुछ करना भी पड़ता है और काम भी होते हैं। तो मैं इसीलिए वापस आ गई, पूरी फैसिलिटीज़ थी मेरे पास यहाँ पे अकेडमी में, ऊपर से इट इज़ सो क्लोज़ मेरे इतने पास है। तो मुझे तो घर में ही ऐसे घर की बात ही हो गई थी मेरे लिए कि घर में ही जब मुझे पढ़ाई मिल रही है तो मैं चंडीगढ़ क्यों जाऊँ? इसीलिए फिर मैंने वहाँ से वापस आने का डिसीज़न ले लिया और वो मेरे लिए फ्रूटफुल रहा, अच्छा रहा, मेरा टाइम नहीं वेस्ट हुआ, पूरा-पूरा मैं हर एक सेकंड को आई कुड मेक इट काउंट। हुँ। क्योंकि आपका घर इतना नज़दीक है कि बालकनी से आवाज़ आ सकती है। हाँ जी। तो ठीक है, तो जब यहाँ पे आए तो किस तरह से आपने मतलब क्या अप्रोच रही आप? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो बड़ी कंसोलिडेट रही है क्योंकि प्री, मेंस, इंटरव्यू मतलब जल्दी-जल्दी होता रहा सब कुछ, हाँ है ना? जी। तो फिर भी हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स की कैसी अप्रोच थी आपकी? प्रीलिम्स में एक तो जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तो तब मैं 20 इयर्स की थी। मुझे पता था ये वाला एग्ज़ाम तो मैं नहीं दे पाऊँगी, एलिजिबल नहीं होंगी। तो मैंने एग्ज़ाम सर्च किए, मैंने देखा मैं सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैंने उसके लिए तैयारी की थी। अब वो भी एमसीक्यू टाइप होता है एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैंने 3 मंथ्स के लिए अच्छे से तैयारी की थी और वो मेरा क्लियर भी हुआ प्री। और उसके बाद फिर जब मुझे आगे मेंस के लिए उसका पता नहीं कब होना था, डेट्स नहीं आई थी अभी, तो उसके बाद मैंने एचएएस के लिए शुरू कर दिया। सीजीएल में क्योंकि मेरा एक बेस बन चुका था, क्योंकि ऊपर का जीएस तो हो चुका था, उसमें डेप्थ क्रिएट करनी थी अब। फिर मैंने वो सेल्फ स्टडी बुक्स जो होती हैं, बेसिक बुक्स जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, ये सब करना शुरू कर दिया था। फिर अकेडमी जॉइन की, तो वो प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाती है ना सब्जेक्ट का। आपको सब्जेक्ट तो कितना बड़ा होता है, उसकी वो नहीं पता होती है। अकेडमी में आने का फ़ायदा होता है कि आपको लिमिट्स पता लग जाते हैं, कि कितना आपके लिए यूज़फुल है, कितना आपको पढ़ना है। तो वो शुरू कर दिया और क्योंकि अकेडमी में 2 सब्जेक्ट सेम टाइम पे चले होते हैं, फिर मैंने सोचा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने शाम को 3rd सब्जेक्ट अपने आप पढ़ना वो एक्स्ट्रा शुरू कर दिया। अच्छा आपने 2 यहाँ चल रहे थे, एक अपना खुद स्टार्ट कर हाँ दिया। जी, शाम को जो ठीक है, ठीक। अकेडमी में पढ़ा है वो क्योंकि जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा, रोज़ का रोज़ डेली रिवाइज़ कर रही हूँ। ठीक है। फिर शाम को मैंने अपना एक 3rd सब्जेक्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ताकि अब अकेडमी में जब वो बाद में आए सब्जेक्ट, तो मेरा रिवीजन हो जाए उस टाइम पे। तो फिर वो रिवीजन, डबल रिवीजन मेरा साथ-साथ होता गया मेरा। तो आपने रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस किया हाँ जी। और जो रिसोर्सेज़ थे उसको थोड़ा लिमिट करके और एक तरफ से एकेडमी के साथ एक तरफ अपना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। ठीक है, तो जब प्रीलिम्स नज़दीक आ गया, है ना? तो फिर कैसी अप्रोच रही आपकी? एक तो प्रीलिम्स के पास मेरा फिर एफकेट का एसएसबी आ गया हुआ था और उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गई। तो वो मेरे लिए बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस शेक हो गया पूरी बुरी तरह से। हार्ट ब्रेकिंग था और तो पर उसमें भी यही था कि फोकस ये करना था कि मैं एचएएस के लिए मेहनत कर रही हूँ, उसे काउंट करते हैं। अब ये तो हो गया जो हो गया।
तो एचएस के लिए फिर मैंने वहाँ पे अगेन मैं रिवीजन पे ही फोकस करूँगी, क्योंकि रिवीजन के लिए पहले आपको ज़्यादा टाइम लगता है, फिर कम कम कम। और मुझे जो स्पेशली यूज़फुल लगा, जो मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस करते हैं, अब जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट एंड साइंस, इन सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट ना बाद में देखते हैं। मेरे लिए यही सब्जेक्ट्स जो थे वो डिफरेंस क्रिएटिंग रहे, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, कम टाइम लिया और ज़्यादा रिटर्न दिया, तो इन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह करी थी प्रीलिम्स की? हाँ जी, हाँ जी। मेरी टेस्ट सीरीज़ मैं थोड़ा-सा लेट स्टार्ट की थी अकेडमी की। तो उसमें मेरा 29th को एग्ज़ाम था, 27th को ही खत्म हुई थी। मैं रोज़ एक टेस्ट दे रही थी। और क्योंकि आंसर की जब देते हैं, तो एक तो आंसर की बहुत अच्छी है, उसमें ना हर ऑप्शन का भी डिटेल देते हैं। तो वो 100 की जगह 400 चीज़ें प्रिपेयर कर रहे होते हो एक टेस्ट से। सो टेस्ट सीरीज़ तो बहुत बेनिफिशियल रही है। उससे खुद आप लाइव इम्प्रूवमेंट देख सकते हो अपनी, कितना इम्प्रूव हुआ। अच्छा, जैसे स्टैंडर्ड बुक तो सारी पढ़ते ही है बच्चे, और आपने कहा कि साइंस, एनवायरनमेंट, और उसको अच्छे से किया और टेस्ट सीरीज अच्छे से की। तो और ऐसा तो नहीं कि जैसे बच्चों में ये रहता है कि यार ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ लो, तो कुछ ऐसा रहा आपका कि बस? नहीं, मेरे लिए मेनली जो था वो एकेडमी के नोट्स ही थे, और हिस्ट्री के लिए भी एकेडमी के नोट्स रहे पूरी तरह। बस लक्ष्मीकांत की थी पॉलिटी के लिए एक्स्ट्रा, एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा-सा पीएमएफआईएस की बुक होती है, वो एनवायरनमेंट की वो की। और ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं था, एकेडमी के नोट्स ही थे, टाइम भी कम था, तो मैंने उन्हीं पे फोकस किया कि उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ, सब कुछ उन्हीं में से कवर करूँगी। ठीक है। फिर आता है मेंस में। हाँ जी। तो फिर मेंस के लिए कैसा रहा? वैसे तो मैं काफ़ी कुछ तो पता ही है, फिर भी आप मेंस का टाइम ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा मेरे लिए, बिकॉज़ मेरे पास 2 मंथ्स ही थे उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए मैंने सिर्फ ऑसम के नोट्स यूज़ किए हैं। ऑसम के नोट्स बहुत कंसाइज़ हैं, मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी देखने को मिले अपने एग्ज़ाम में, तो आई वाज़ हैप्पी कि मैंने अपने सोर्सेज़ ज़्यादा बिखेरे नहीं और सिर्फ उनको कंसाइज़ रखा एक उसमें। फिर जब उसके लिए भी फिर टेस्ट सीरीज़ अगेन इम्पोर्टेंट आ जाती है। टेस्ट सीरीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी उससे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जब मैंने पहले दी, तो मैं बहुत डरी हुई थी। फिर आपका मैंने वो ऑनलाइन आप क्लास ले रहे थे और आपने कहा था कि बच्चों के भी कम मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है, ये सब फेस कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझे कि चलो मैं भी देती हूँ टेस्ट, और फिर मैंने दिया। तो मेरा 56 मार्क्स का पेपर तो मेरा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ उसमें। तो मुझे वही दोबारा से कॉन्फिडेंस शेक होने लगता है। पर फिर मैंने देखा कि आंसर राइटिंग जो मैंने कंटेंट लिखा है, वो टीचर्स ने ठीक है उसको अप्रूव किया है और उसको स्ट्रक्चरिंग को बेटर कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट भी जब दिया, तो उसमें फिर दोबारा 56 मार्क्स का रह गया मेरा। फिर थर्ड जो टेस्ट दिया ना मैंने, उससे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। एक तो सब यूनिट्स में टेस्ट होते हैं, तो उससे आप हर यूनिट को अच्छे से पढ़ सकते हो, डिटेल में कर सकते हो, 2-2 दिन का गैप है, एफिशिएंट है पूरा। फिर तब मेरा थर्ड में 12 मार्क्स का पेपर बचा सिर्फ, और फिर फोर्थ से मेरा पेपर कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रक्चरिंग पे फोकस किया, जैसे वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन कैसे लिखना है, चैलेंजेस कहाँ लिखने हैं, ये सब मुझे आइडिया नहीं था, ये फिर टीचर्स के फीडबैक से ही पता लगा है। और फिर बाय द एंड तो इम्प्रूव हो गया था, टाइमिंग भी चल रही थी, सब कुछ कवर हो जा रहा था, और एंड तक, टेस्ट सीरीज के एंड तक फिर वो इम्प्रूवमेंट खुद भी देखने को मिल जाती है, खुद भी पता लग जाता है, हाँ अब आप अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, तो वो हेल्पफुल रहता है पूरा। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने हर साल ये देखा है, ऑसम में जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर पास नहीं आने की थी, है ना? तो पिछले साल के भी जो बच्चे थे और इस साल भी जो रैंक 1 रैंक 2 थे, है ना? बल्कि वो भी उन्हीं के पार्ट थे। तो मैंने सब में ये चैलेंज देखा है कि 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले ही वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पहले जब आंसर लिखते हैं, तो उसमें उनको प्रॉब्लम दिखने को मिल जाती है कि यार मेरा आंसर हो नहीं रहा है। फिर उसी तरफ जाते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है। ये भूल जाते हैं कि हमने जो ये कोर्स जॉइन किए थे, लिखने के लिए भी किए थे जॉइन। तो वो फिर क्या करते हैं कि उसी लूप में चले जाते हैं, पढ़ने के लूप। और पढ़ाई तो चाहे हम 4 साल 5 साल पढ़ते रहे, फिर उससे तो बाहर कभी निकलने वाला है नहीं है। तो कहीं न कहीं हमें अपनी जो स्किल है लिखने वाली, चाहे स्पीड है, चाहे आइडियाज़ है, एग्ज़ाम्पल है, डाटा है, उसको जितना लिखेंगे बस वैसे ऊपर आते रहता है। तो मैंने हमेशा देखा है, आपके पेपर जैसे मैंने देखा है, तो उसमें मैंने यही देखा है कि ग्रेजुअली क्या है वो इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ठीक है। तो ये सब कुछ आपने टेस्ट सीरीज़ और ऑसम को इस तरह से अपनी तैयारी में यूज़ किया। तो इसके सिवाय कुछ और कोई? नहीं सर, मेरा यही रहा था कि 2 चीज़ें करूँगी पर अच्छे से करूँगी। ज़्यादा उसको स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की मैंने। ऑप्शनल के लिए फिर करना पड़ा थोड़ा बहुत। चलो, ऑप्शनल में तो हम अभी आएँगे, क्योंकि ऑप्शनल तो बड़ा चैलेंजिंग रहता है हमेशा, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, तो अब देखो ना, एक चीज़ बड़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे, टाइम, है ना?
कि टाइम ही इस तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहता है। बट आपने जिस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ किया है ना? इसको इनकैश किया है, तो उसमें आप क्या टिप्स देना चाहते हो? है ना? कौन-सी चीज़ें ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए? ठीक है? 2-4 बात ऐसी हो सकती है कि जो नहीं करनी चाहिए ताकि आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूज़ करें, और 1-2 बात ऐसी हो सकती है कि जो करनी ही चाहिए, है ना? एज़ फार एज़ टाइम इज़ कंसर्न्ड। सो जिनको टाइम में प्रॉब्लम आती है ना, टाइम को मैनेज करने में या फिर उसके अकॉर्डिंग चलने में, आई ऑलवेज से कि फिर उनको ना टॉपिक वाइज ले लेना चाहिए। उनको वीकली अपने गोल्स जो है वो टॉपिक वाइज सिलेक्ट कर लेने चाहिए, या डेली भी कर सकते हैं। फिर चाहे वो अपना जो गोल्स हो उसको 5 o'clock कंप्लीट करें या रात को 10 o'clock कंप्लीट करें, उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज गोल्स अगर अचीव हो रहे हैं। और रही बात टाइम की, तो उसमें यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अब आप 2 घंटे बुक्स पकड़ के बैठे हो या पढ़ रहे हो, वो आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 2 घंटे होंगे सिर्फ बुक्स के साथ बैठे हो, तो ना आप उसमें एंजॉय कर रहे हो, ना आप ब्रेक ले रहे हो, रिफ्रेशमेंट भी नहीं है और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो उसके लेकर ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि नहीं, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो मैं ऐसे नहीं करूंगी कि बुक्स के साथ करूंगी, नहीं मेरे 2 घंटे मेरे टाइम स्लॉट में है तो मैं ये करूंगी, तो मैं इससे अच्छा कोई मूवी देख लूंगी, ब्रेक ले लूंगी और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दूंगी। कि जो भी है वो एक्चुअल ऑनेस्ट एफर्ट ही हो रहा है, और ऐसे वो वही ना, खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं हो रही है। खुद के साथ ऑनेस्टी इसमें जरूरी है। ठीक है, चलो ये तो ऑनेस्टी हो गई। तो बीच में स्ट्रेस भी आता ही है ना? तो देखो हर एक का अलग स्ट्रेस होता है। अब आपका स्ट्रेस पढ़ाई वाला था, और किसी का स्ट्रेस होता है टाइम निकल रहा है, अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो जो आपका स्ट्रेस था, और इसके सिवाय और कैसे डील करते थे आप? और आपका दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, मतलब कौन से ऐसे टूल्स थे जिनको आप जुडिशियसली यूज़ करते थे? ये स्ट्रेस के लिए तो मेरी फैमिली, स्पेशली मेरी मदर ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। वही टेस्ट सीरीज की स्टार्टिंग में मैं ऐसे रो भी रही होती थी, मम्मी नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं दे पाऊंगी मैं। तो मम्मा ने वहाँ पे बहुत इनकरेजिंग बातें की हैं कि तुम एफर्ट करो, एफर्ट डालो, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है उसे छोड़ दो, वो रहने दो, कोई बात नहीं, तुमने भी प्री क्लियर कर लिया, अच्छी बात है, आगे तुम एफर्ट डालते रहो, और नहीं होता है तो उसका मतलब फैमिली से फिर वो थोड़ा प्रेशर हट जाता है ना, मम्मा का सपोर्ट रहता है। फिर मम्मा, फिर जब मैं ऐसे ऑफ होती थी थोड़ी, तो मम्मा मेरा फेवरेट खाना बना के दे देंगी मुझे ऐसे चीयर अप करने के लिए। फिर मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ भी ऐसे हैंग आउट कर लूंगी किसी दिन, तो वो एग्जाम की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, जबकि वो खुद भी ऐसे प्रिपरेशन स्टेज में ही है और एग्जाम्स के लिए, तो कोई बात नहीं होगी एग्जाम्स की, तो एक ब्रेक मिल जाता है, थोड़ा आप उससे बाहर आ जाते हो स्ट्रेस से, तो अच्छा रहता है। पापा के साथ शेयर करते थे कभी कि पापा थोड़े ऑफिस में बिजी होते हैं ना, फिर तो पापा शाम को घर आएंगे, तो मम्मा उनको बता देते, तो पापा भी यही कहते थे, फिर मैं तुझे घूमने यहाँ ले जाऊंगा और ऐसे ऐसे करके ना। लालच देते थे? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, जो कमिटमेंट की थी उस टाइम? प्रेशर तो डाला है, लेट्स सी, प्लानिंग तो चली है, आई डोंट नो। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थी, जब मैं आपके साथ, जब हम इंटरव्यू किए, जो सेशन ले रहे थे, उस टाइम बातचीत कर रहे थे, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि आपने बोला कि मेरी हॉबी रीडिंग है, और मुझे लगा भी कि हाँ, सच में है। तो आपने बोला था उस टाइम कि मैं 300 प्लस बुक्स पढ़ चुकी हूँ, है ना? तो रीडिंग हैबिट मेरी खुद की भी है, तो मुझे उन लोगों से तो वैसे ही अच्छा लगता है बातचीत करना, जो रीडिंग खूब सारी करता है। तो ये जो रीडिंग है ना, इसका कुछ बेनिफिट है, आपको मिला है? आपको लगता है कि चाहे आपकी कम्युनिकेशन है, चाहे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, चाहे आंसर राइटिंग है ना? और भी जो भी आप बोलना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रीडिंग करना चाहते हैं और जिनकी सच में हॉबी है, और मेरा वैसे भी फेवरेट ज़ोन है ये, तो उसमें चाहूँगा मैं बात करना। क्योंकि ब्रीडिंग हॉबी है तो उसका प्राइमरी पर्पस तो ये है कि मेरी रिलैक्सेशन वो तो हो ही जाती है। सेकेंडली रीडिंग से यस, आपकी कम्युनिकेशन में तो आपको खुद इफेक्ट दिखेगा उसका, आपकी इम्प्रूव होगी स्किल्स, आपको नए वर्ड्स पता चलेंगे, उनका प्रॉपर यूसेज पता चलेगा, तो कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट होती है। और क्योंकि मुझे पर्सनली नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, स्टोरी लाइन्स पढ़ना पसंद है, तो उसमें मुझे ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं, वो थोड़ा वही ना आपका ब्रॉड हो जाता है आपका माइंडसेट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पता लगते हैं आपको ना, तो वो आंसर राइटिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको डाइवर्स आंसर लिखना होता है, तो वो पर्सपेक्टिव्स आपको बनाने में हेल्प मिलती है उसकी आंसर राइटिंग में भी। अच्छा, कब डेवलप हुई आपकी हॉबी? कब लगा आपको पता कि मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है? ये जब ना मुझे स्कूल से जैसे नए बुक्स आते थे ना, तो मैं इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर्स ना पहले ही पढ़ लेती थी, तब तक मुझे ऐसे रियलाइज नहीं होता था कि पसंद है। फिर जब 6th क्लास में हमें पहली बार ना टॉम सॉयर नॉवल पर्टिकुलरली सिलेबस में लाके थी, ठीक है। वो मेरी क्लास में किसी ने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उसकी क्लास वैसे होती नहीं थी, पर मैंने वो पढ़ रखी हुई थी,
तब मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मुझे रीडिंग पसंद है, ये सिर्फ इंग्लिश हिंदी के चैप्टर नहीं है, मुझे रीडिंग पसंद है। फिर उसके बाद हॉलीडेज में फिर मैंने पहला जो बुक सेट मंगाया था वो पर्सी जैक्सन सीरीज का मंगाया था, मम्मा ने गिफ्ट किया था मुझे रिजल्ट के बाद। फिर उसके बाद से तो बुक्स खरीदते रहे, पढ़ते रहे। तो साल में कितनी बुक्स पढ़ लेते थे आप वैसे? अभी इस साल थोड़ा कम रहा क्योंकि प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस था। अदरवाइज क्योंकि ऑनलाइन बुक्स भी होती हैं, कुछ काफ़ी अच्छे ऑथर्स हैं, वो भी पढ़ती हूँ मैं। तो आई गेस 100 कर हो जाता है। जैसे इससे पिछले साल कॉलेज में हैड टाइम तो मैंने ज़्यादा पढ़ी होंगी। कितनी पढ़ी एक साल में? तो आई गेस 100-120 तो हो गया होगा इन सब का, अभी मतलब कॉलेज में। कोई फेवरेट बुक आपकी जिसको आप चाहेगा कि पढ़नी चाहिए सबको? मेरा फेवरेट ऑथर तो डैन ब्राउन है। आई लाइक द सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर्स, तो आई वुड सजेस्ट डैन ब्राउन की बुक्स सबको। ठीक है जी, तो हमारी मेंस की इस तरह से प्रिपरेशन चलती रही। ठीक है, तो फिर बात करते हैं इंटरव्यू के लिए, है ना? तो फिर बाद में, चलो इंटरव्यू भी बाद में करते हैं, पहले ऑप्शनल पे आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल सबसे पहले तो आपने क्यों ऑप्ट किया और कैसे पढ़ाई करी और क्या क्या सोर्सेज रहे आपके, इन पे पहले बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरी ग्रेजुएशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस में हुई है, और मुझे पहले से मैंने इसीलिए सब्जेक्ट रखा था पॉलिटिकल साइंस क्योंकि आगे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना था। ये आगे अगर यूपीएससी को भी परस्यू करती हूँ तो वहाँ पे भी हेल्पफुल है, एचएस में भी रहा मेरे लिए हेल्पफुल। और इससे ना जीएस का भी खूब सारा सिलेबस क्योंकि मैच कर जाता है, कंसाइड कर जाता है, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज किया। और इस क्योंकि मैं पहले से टच में थी सब्जेक्ट के, आई न्यू पॉलिटिकल थ्योरी में मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो वाला पार्ट। तो उसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी के लिए तो मैंने ओपी गोपा की बुक यूज़ की, पॉलिटिकल थ्योरी। और थिंकर्स में भी ओपी गोपा के इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। फिर जो बाकी पार्ट्स होते हैं उसके लिए लक्ष्मीकांत हेल्पफुल होती है। फिर एक वेबसाइट है पॉलिटिकल साइंस फॉर इंडिया, पेपर 2 में जो टॉपिक्स हैं वो उसमें अच्छी कवरेज है उनकी, मैंने उसकी हेल्प ली। और जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन करना होता है वो उसमें पीयू की आती है, ग्रेजुएशन की जो बुक्स आती हैं उसमें ये सब कंट्रीज कवर्ड होते हैं, तो मैंने वो यूज़ की। और एक इंटरनेट से मैंने डाउनलोड की थी, आई डोंट रिमेम्बर, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उसकी पीडीएफ्स थी। ये साउथ की यूनिवर्सिटी है कोई, मुझे साथ एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें डिटेल में दिया हुआ था और फिर सिलेबस वहाँ से कंप्लीशन की मैंने अपनी, उनको डाउनलोड करके पीडीएफ्स। ठीक है, अच्छा जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा, ये प्री से पहले पढ़ा कि प्री के बाद ही पढ़ा? और नहीं, थोड़ा बहुत तो जैसे क्योंकि सिलेबस ग्रेजुएशन के साथ तो कर जाता है मैच, और जो एक्चुअल प्रॉपर पढ़ा है तो वो उसके बाद ही पढ़ा है, प्री के बाद ही। अच्छा, तो ये जितने आपने रिसोर्सेज पढ़े, तो इसमें से आपने पहले टॉपिक सेलेक्ट किए कि थॉरली पढ़े एक बार? नहीं, टॉपिक सिलेक्ट किए मैंने उसमें, क्योंकि पूरी बुक पढ़ना तो नहीं हो पाता इतने से टाइम में। सो टॉपिक्स जो थे सिलेबस में वही पढ़े मैंने वहाँ से सिलेक्ट करके। ठीक है, अब जैसे पेपर 1 है, क्योंकि मेरा भी पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो पेपर 1 में आपने कहा कि जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, क्योंकि थिंकर तो सिलेबस में वैसे डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, तो थिंकर को अगर हमने थ्योरी को समझना है, आंसर लिखना है, तो उसके लिए हमें थिंकर को अच्छे से समझना पड़ता है। तो थिंकर के लिए आपने ओपी गौबा ही पढ़ी और थ्योरी के लिए तो बेस्ट किताब है वो। बट एक चीज़ है कि जो थ्योरी वाली बुक है तो इतनी आसान भी नहीं है समझने के लिए, है ना, थोड़ी टफ तो है समझने उसको, क्योंकि लिबर्टी, इक्वलिटी, स्टेट की डेफिनेशन, तो थोड़ी लैंग्वेज भी ठीक ठाक सी नहीं है। तो आपको कुछ चैलेंजेस आए इसको समझने में? यहीं पे मेरी रीडिंग की हॉबी काम आई। मुझे पर्सनली ओपी गौबा बहुत ब्यूटीफुल बुक है, मतलब राइटिंग भी बहुत सुंदर है उसकी, तो वो रीडिंग की हॉबी काम आ गई, इजी कॉम्प्रिहेंशन रहा मेरे लिए, वही ब्यूटीफुल बुक लगती है मुझे वो। क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है उसमें, थिंकर वाला पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसने रीडिंग करी होगी उसके लिए वो आसान होने वाला है। ठीक है, तो जब आपने आंसर लिखे पेपर 1 में, तो उसमें आपने थ्योरी में जब आंसर लिख रहे थे तो थिंकर्स भी कोट कर रहे थे आप उसमें? हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली फिर थिंकर्स पे आ जाते हैं ना, तो जैसे थ्योरी ऑफ राइट्स, तो वहाँ पे आप डिफरेंट थिंकर्स को लिख दो। नेचुरल राइट्स का क्वेश्चन था, तो वहाँ पे आपने डिफरेंट थिंकर्स क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो थोड़ा बहुत मेंशन करना ही था, मैंने भी किया था उसको मेंशन। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे होंगे आपने? हाँ जी, वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए क्योंकि रेपिटेशन होता ही है सर्टेन लेवल ऑफ, तो मैंने वो क्वेश्चंस अच्छे से निकाल के रखे थे, उनके मैंने अप्रोप्रिएट आंसर्स रखे, आपको भी चेक करवाए थे मैंने आंसर्स, तो मैंने उनके ना आइडियल आंसर्स बना के रखे थे और पेपर जाने से पहले मैंने वही रिवाइज किए थे। जो आपने पहले ही आंसर की फॉर्म में अपने नोट्स तैयार कर रखे थे हाँ जी। और एंड में आपने वही रिवाइज किए थे। देखो, मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, तो एटलीस्ट थिंकर और थ्योरी वाला पार्ट पहले ही आपके पास रेडीमेड होना चाहिए,
ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम जल्दी रिवाइज़ कर पाएँ और उसको पेपर में डिलीवर कर पाओ, ठीक है? तो पेपर 2 के लिए कैसी अप्रोच रही? पेपर 2 के लिए वही थोड़ा ट्रिकी पार्ट आ जाता है, तो उसमें भी मैंने यही किया। उसमें कौन-सा पार्ट आपको ट्रिकी लगा? जो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं ना, और जैसे न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर, पक्का क्वेश्चन था। वो जैसे कुछ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं, तो उनको लेके मैंने पूरा एक होलिस्टिक अपने लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं। जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनको तो करके रखा है। इसमें भी सेम ही रखा था मैंने। क्वेश्चंस प्रीवियस 5 इयर्स के, स्पेशली जो ज़्यादा रिपीट होते हैं उनको ज़्यादा अटेंशन पे की थी, और सबके क्वेश्चन आंसर्स बना के रखे थे और वही रिवाइज करके गई थी। अच्छा, जैसे एक चीज़ ये दिखती है कि जैसे पेपर 2 है उसको कई बारी बच्चे समझते हैं कि जीएस की तरह आईआर पढ़ लो, जनरल स्टडी की तरह इंडियन पॉलिटी पढ़ लो। तो आपने इसको थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे किया था कि मतलब नॉर्मल ही रखा था? मेजरली तो नॉर्मल ही था, पर एडवांस लेवल के लिए मैंने फिर वो बुक साइट जो मैंने आपको बताई, पॉलिटिकल साइंस फॉर इंडिया, वो साइट यूज़ की थी। उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में होता है और वो हेल्पफुल रहता है। और फिर कई बार जैसे कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे पावर का टॉपिक है, तो उसमें आपको बताना, मतलब डायमेंशंस ऑफ पावर वाला क्वेश्चन आता है। तो यूट्यूब पे ना एमए के स्टूडेंट्स की वीडियो, उनके लिए वीडियोस बनाई होती है। तो टॉपिक वाइज वो स्टूडेंट्स की वीडियोस भी देखी मैंने एमए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने नहीं की है तो आई डिड नॉट नो। तो मैंने वो देखी वीडियोस और उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली देखने के। तो देखिए यही एक स्मार्ट अप्रोच यही होती है कि आप कहाँ-कहाँ से रिसोर्सेज उठाते हो और कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हो और बाद में कैसे अपने नोट्स में आपको इनकॉर्पोरेट करते हो ताकि एक्चुअल टाइम आप उनको डिलीवर कर पाएँ। तो ये इस तरह से आपने ऑप्शनल किया। तो जब आपके पेपर्स ऑप्शनल के तो मतलब कंफर्टेबली आपके अटेम्प्ट हो गए थे? एक तो उसमें ऑप्शंस भी आती हैं। सो मेरा एग्ज़ैक्टली पेपर 2 मुझे लगता है मेरा, आई पर्सनली थिंक, बेस्ट किया था सभी उसमें। और उसमें मेरा एग्ज़ैक्टली 5 क्वेश्चन्स वो बहुत आराम से बैठ गए थे। पीवाईक्यूज़ और उतना सारा रिसोर्सेज़ यूज़ करके, एंड आई थिंक अच्छे गए थे। आई वाज़ कंफर्टेबल मेरी ऑप्शनल। जीएस के पेपर टाइम से हो हाँ गए थे? जी, हाँ जी। ये स्किल तो मैंने टेस्ट सीरीज़ में वो किया था कि टाइमली पेपर कंप्लीट होना चाहिए मेरा। एंड मोमेंट में ही सही, पर हो जा रहा था कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, जब आंसर लिखी आपने, तो आंसर में जैसे हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि डाटा लिखो, कहीं-कहीं फ्लो चार्ट, डायग्राम, फैक्ट, है ना? मैं तो यही बोलता हूँ कि ग्रामर कम यूज़ करो, छोटे-छोटे सेंटेंस लिखो। तो क्या अप्रोच ये हुई थी यूटिलाइज़ वहाँ पे? हाँ जी, मैं जैसे डेटा, जैसे मैं पहले सीरीज़ देने से पहले थोड़ा अवॉइड करती थी, क्योंकि याद ही नहीं होता था, तो गलत डेटा नहीं कोट करना। बट अब जब मैंने खूब सारे टेस्ट दिए इसके, तो मैंने डेटा तो बहुत अच्छा रहा। इंट्रोडक्शन में मुझे कंसाइज़ रखने के लिए हेल्प करता है। मेरा इशू होता था कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी इंट्रोडक्शन लिख देती थी, तो उसमें मुझे कंसाइज़ करने में हेल्प करता था, और इम्पैक्टफुल तो बनाता ही है, एग्ज़ाम्पल्स भी। फ्लो चार्ट्स भी मैंने यूज़ किए, जहाँ पे जैसे मुझे लगता था कि अब मुझे इतना ये स्पेस फिल नहीं होगी, इतना ज़्यादा मुझे आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे फ्लो चार्ट यूज़ किए मैंने। वो थोड़ा कम रहता है मेरे यूसेज में, मैं पॉइंट्स में ही ज़्यादा आंसर्स लिखती हूँ, पर डेटा तो यस पूरा हेल्पफुल रहा वैसे लिखने में। अच्छा, एक चीज़ और भी, पिछले साल तो बच्चे बहुत डरे हुए थे हिंदी से, है ना? हिंदी का बड़ा एक फ़ोबिया ही हो गया था कि हिंदी में फ़ेल हो जाते हैं। तो आपको भी कहीं इसने हॉन्ट किया था और कैसे आपने इसको डील किया? मुझे ऐसे स्कूल टाइम से मेरी हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस थोड़े ठीक रहे हैं, मेरे अच्छे रहे हैं। हाँ जी, तो मुझे इतना डर नहीं था, पर फिर जब मैंने इधर यहाँ पे मॉक दिया पहला, तो मेरे 38 मार्क्स आए। तो मुझे लगा इतना क्लोज आके रह जाना ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। तो फिर मैंने उसमें भी मैंने ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना क्वेश्चंस, जैसे पर्यायवाची हो गए और संधि हो गई, इन चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया कि जो मुझे पता है कि या तो मुझे आता है या नहीं आता है। अब जैसे ऐसे होता है, वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, उस पर थोड़ा सा एफर्ट कम रखा, क्योंकि वो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते ना कि कितने मार्क्स आएंगे। तो मैंने सोच के रखा था कि 40 मार्क्स कम से कम क्लोज जो होगा उसके पास, वो मैं अपने ऑब्जेक्टिव वाले उससे ही पहुंचूंगी, और जो बाकी का होगा वो फिर बोनस हो जाएगा मुझे मार्क्स। तो मैंने ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। मतलब ग्रामर वाला जो पार्ट है, हाँ कोर जी। ग्रामर जो है, उसपे ज़्यादा हाँ फोकस जी। किया। ठीक है जी, फिर आते हैं इंटरव्यू के ऊपर। तो इंटरव्यू के लिए क्या, किस माइंडसेट के साथ आप गए इंटरव्यू में? एक तो मैं जब मॉक था मेरा चंडीगढ़ में, तो मैं बीमार हो गई थी, तो मैं जा नहीं पाई थी। फिर आपके साथ ही मेरा वन ऑन वन था, तो आपने जैसे फीडबैक दी थी कि कम्युनिकेशन, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपकी फीडबैक से भी बिल्ड हुआ कि हाँ कम्युनिकेशन ठीक है, तो उस पर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने आप को रिफाइन और पॉलिश करना है, वो मैं कोशिश करती रही। जैसे जो रिसेंट करंट अफेयर्स आते थे, मैंने पुरानी टॉपर्स की भी वीडियोस देखी, उन्होंने क्या कहा अपने इंटरव्यू के बारे में। तो दे फोकस्ड कि आपके ऑप्शनल से आता है और आपका जो डैफ करवाते हैं वहाँ से आता है। तो मैंने भी उन चीज़ों को फोकस किया, जो मुझे पता था क्वेश्चन वाली चीज़ें हैं, आपने भी बताया था कि यहाँ क्वेश्चन पुट करेंगे, वहाँ करेंगे, वो चीज़ें करके रखी। फिर जो आपने क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी थी, पूछ सकते हैं, अब
अपने डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा फोकस किया। ये चीज़ें मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर करके गई थी। फिर एंड मोमेंट पे ना मेरी नानी ने मुझे एक दोहा बताया था, वो मैंने उधर भी आंसर किया, पूछा था उन्होंने मुझसे। हाँ, तो वो दोहा ये था कि कवन सो काज कठिन चित माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो ये जब हनुमान जी अपनी शक्तियों का स्मरण करवाते हैं ना जामावत जी उनको, तब उनको बताते हैं। तो मेरा भी बस यही था, हनुमान जी आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलती हूँ। सो थोड़ा वो फेथ लेके, कॉन्फिडेंस लेके, आई थिंक मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। अच्छा, एक बात, चलो आपने हनुमान जी की बात कर ली, मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, तो आप स्पिरिचुअल हो, कितना मानते हो उन चीज़ों को? मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं कहूँगी अपने आप को, पर हाँ जी, फेथ है पूरा, ग्रेटफुलनेस है पूरा भगवान जी के लिए, जो भगवान मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। अब हार्ड वर्क मेरा काम है, वो मैं करूँगी, आगे इट्स अप टू गॉड। तो आप की नानी जी को मेरी तरफ से नमस्कार कि आपने इतना बढ़िया दोहा बोला और आपके भी काम आया, और आपके जो वो बच्ची है, इनके थ्रू पता नहीं कितने सारे बच्चों को पहुँचेगा और कितने लोग मोटिवेट हो गए। तो ये मेरा एक बारी आपको नमस्कार। तो इस तरह से आप इंटरव्यू में पहुँचे। तो अब इंटरव्यू का जो अंदर वाला एक्सपीरियंस था आपका ना, ओवरऑल कैसे बताते हो आप? क्या टफ मोमेंट क्या होती है, लाइट मोमेंट क्या होता है ना? तो कैसा अंदर रहा आपका? मतलब कैसा देखते हो आप उस इंटरव्यू को? कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैं अभी, बस सिर्फ आपका क्या व्यू है इसमें? तो ये जो इंटरव्यू था, मेरी लाइफ का तो पहला ही इंटरव्यू था। तो मैं जैसे ही गई तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए, जैसे ही बैठी थी तो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए, जो मुझे लगता है अच्छी बात थी। वो डरने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला, वेटिंग का वो एंशियसनेस नहीं हुई। और फिर ऑप्शनल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, जो मुझे लगता है अच्छे-अच्छे आंसर्स हो गए। पर्सनल, और जब डाफ से पूछते हैं तो वो तो आपका पर्सनल होता है। फिर जो डिफिकल्ट पार्ट होता है ना, जब वहाँ पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, वो दे वांट टू सी कि आप अपना आंसर चेंज करते हो, डगमगाते हो। तो जब मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया कि हाँ, मुझे यही लगता है और मुझे यही लगता है और ये मेरे रीजंस हैं आपको बताने के लिए। फिर वो ऐसे भी कहते हैं कि आप तो बुकिश आंसर्स दे रहे हो, कोचिंग वाले आंसर्स मत दो। तो उन पे भी आपको ना रहना होता है कि हाँ, मैं यही सोचती हूँ, मेरी भी यही सोच है। ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ में वो, और जो कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक, वो तो वैसी ही रहती हैं। तो उन पे आपको टिके रहना होता है वहाँ पे, और कॉन्फिडेंटली करना होता है। ज़्यादा ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होता। दे ऑल्सो ट्राई टू मेक इट लाइट हार्टेड। मुझसे ऐसे पूछा था ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि ब्यूरोक्रेसी बुरी होती है और मतलब करप्ट होते हैं। तो आई आंसर्ड कि अब आप कुछ लोगों के फेलियर को पूरे इंस्टीट्यूशन का फेलियर थोड़ी बोल सकते हो, वो अनफेयर होगा। और फिर मैंने कहा दिया हार्ड वर्किंग, तो कहते हार्ड वर्किंग है कि हार्डली वर्किंग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो थोड़ा ऐसे लाइट भी रखते हैं वो एटमॉस्फेयर को। लैंग्वेजेस में भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके होता है, पूरा चल पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आप बस सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूँगा मैं आपसे इस पे। कोई एक क्वेश्चन ऐसा बताइए जिसमें आपको ना अच्छा लगा, मज़ा आया बातचीत करके, और कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको लगा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं था मेरे लिए? अच्छे क्वेश्चंस तो मुझे लगता है जब मुझसे उन्होंने टीचर्स के बारे में पूछा कि स्टूडेंट टीचर आजकल जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा डिग्रेड हो रहा है, तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनको एग्जांपल्स भी दिए, अपना पर्सनल भी बताया कि मैं लकी रही हूँ कि मुझे पूरी लाइफ में अच्छे टीचर्स मिले हैं। और उन्होंने भी उस चीज़ को वो किया कि हाँ, आपको मिले तभी आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पा रहे हो। तो तब एक मुझे लगा कि पॉजिटिव साइन है, अच्छा ही जा रहा है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया मेरा तब भी। फिर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी बोला कि क्योंकि मैंने लिखा था कि आई थिंक आई एम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं मेरे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इंडिया पाकिस्तान इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा है। तो उस पर एक अच्छी डिस्कशन चली हमारी वहाँ पे उस टॉपिक पे। तो अच्छे रहे वो क्वेश्चंस। और फिर हार्ड पे जब वो कह रहे थे ना कि आप कोचिंग वाले आंसर दे रहे हो, तो वो थोड़ा ऐसे एक पोजीशन में डाल देते हैं, तो वो थोड़ा हार्ड पार्ट रहा। बाकी इट वाज स्मूथ, ऐसा कुछ ज्यादा ठीक है। तो जैसे अभी आपने बोला कि ग्रैटिट्यूड की एक बात करी है ना, तो हर एक इंसान की ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे हम डैफ में भी पढ़ते ही है, तो अब ये इंटरव्यू तो है नहीं है ना, डैफ भर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से आपके कुछ ट्रेड्स हैं, है ना, जो आप अपने साथ कैरी करते हो और चाहते हो कि आगे भी मैं कैरी करूं, और इनकी वजह से मैं हूँ यहाँ पे, और वो ट्रेट आपको कहाँ से मिले? तो पहला तो ये हो जाएगा ऑनेस्टी। एक तो बाकियों के साथ तो रखनी होती है, अपने साथ मुझे लगता है ज्यादा जरूरी होती है कि आप कुछ कर रहे हो तो आप अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। औरों को भी करने की बात नहीं है ये। बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो सब होना चाहिए। अब जैसे वही ना, हम लोग कई सारे सब ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, बट बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप बन सकते हो क्या, आप मेहनत करोगे उस चीज के लिए, तो फिर डिसीजन लेना इजी भी हो जाता है और फिर वो इम्पैक्टफुल भी रहता है।
और फिर ग्रैटिट्यूड तो है ही है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना ज़रूरी है। मैं तो इसी चीज़ के लिए वो हूँ कि मेरा वही पेरेंट्स इतने अच्छे मिले हैं मुझे, तो इससे बेटर मैं और कुछ माँग नहीं सकती थी। भगवान जी ने एवरीथिंग इन माय फ़ेवर दिया है मुझे, अब आगे उसका यूज़ करना तो मेरे हार्ड वर्क पे है ना। तो ये चीज़ें तो रहती रहती हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं लाइफ़ के व्हिच आई वुड लाइक टू फॉलो। और ये आई वुड क्रेडिट नानी, माय नानी विद ऑल ऑफ देम। अच्छा, तो नानी कहाँ रहते हैं आपके? नानी गग्गल के पास रहते हैं, देयर इज़ अ गाँव। तो नज़दीक ही है, हाँ जी, तो पास आप में। जाते रहते हो उनके पास? हॉलिडेज़ वहीं पे होते हैं मोस्टली। अच्छा, तो वो घर पे ही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, चलिए ये देखो कितना इंटैक्ट मतलब आपका एनवायरनमेंट है यहाँ पे, फैमिली है सपोर्टिव, नानी है ना? और चंडीगढ़ से कोचिंग छोड़ के आप यहाँ फिर पहुँच गए। ये एनवायरनमेंट का भी वो रहता है पूरा, कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि घर पे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरे घर में तो ऐसा था कि पापा तो चलो ऑफ़िस चले जाते हैं। पापा का ये होता था कि ठीक है ये बोल रही है तो इसको करने दो। मम्मी थोड़ी ज़्यादा चिंता करते हैं। तो मम्मी का ये था कि फिर मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं लगाएँगे। अब जैसे आई विल से कि पैम्पर किया पूरा मुझे उन्होंने प्रिपरेशन में कि अच्छा फ्रूट टाइम हो गया तो फ्रूट काट के रख दिया है सामने। पूरा पूरा वो किया कि तुझे बस एक काम है पढ़ने का और वो कर। तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है और थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि यार मम्मा इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे तो प्रूव करना पड़ेगा आगे, मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो वो दोनों तरह से काम करती है फिर वो चीज़। तो आप इतनी ऑनेस्टी से इतनी सारी बातें बोल रहे हो, तो आपकी सिस्टर भी है, बहन भी है ना? तो उसके साथ कैसा रहता है आपका? वो यंगर सिस्टर है मेरी, काफ़ी छोटी है मुझसे, अभी 10th क्लास में हुई है। तो उसके साथ ऐसे वही ब्रेक रहता है थोड़ा कि बाकी क्योंकि पेरेंट्स टेंशन लेते हैं ना एग्ज़ाम्स, करियर और वो सब। मेरी बहन के साथ मुझे वो ब्रेक मिल जाता है कि इन चीज़ों को छोड़ के भी देयर इज़ अ लाइफ़ अहेड। फिर उसके साथ ऐसे थोड़ा खेल लिया, लड़ लिए, थोड़ा वैसा रहता है। फिर उसकी भी स्कूल की बातें सुनाती है मुझे तो ब्रेक अच्छा मिलता है उसके साथ। तो जब आप तहसीलदार बने तो उसको क्या लगा? क्या क्या कैसा रिएक्ट किया? वो गिफ्ट्स माँगने शुरू हो गई। तो वो आपसे गिफ्ट माँग रही है। ये चॉकलेट चाहिए, वो लेके आना, ये लेके आना, वो सब शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा फिर अभी क्या आपके आगे? अभी तो आप कितनी 22-23 साल उम्र है, आपकी 22 साल उम्र है। तो अभी तो बड़ा कुछ है, तो और क्या सोचा है? आगे अभी तो ब्रेक टाइम है बट आई विल डेफिनिटली यूपीएससी के लिए कोशिश करूँगी मैं। अब अगर कुछ दिया है भगवान जी ने तो आई शुड मेक फुल यूज़ ऑफ इट। बिल्कुल आपको करना चाहिए। आप में इतना पोटेंशियल है, ज़रूर करना चाहिए। तो ये सब करूँगी और अब मुझे ड्यूटी भी मिल जाएगी तो उसको भी फेथफुली करना है, निभाना है। दैट्स द गोल। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है और सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि आप ऑनेस्टी के साथ एक ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, है ना? जिन्होंने आपको हेल्प किया है। तो बस लास्ट मैसेज आपका उन लोगों के लिए जो आपकी तरह तैयारी करना चाहते हैं, है ना? और जल्दी से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देते हो आप कि जो अभी तैयारी करना चाहते हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ मार्क्स से रह रहे हैं? यही रहेगा कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी प्रिपरेशन आपको ही पता है आप कितने अच्छे से कर रहे हो, कितनी सिंसेरिटी के साथ कर रहे हो। किसी को भी बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, वो घंटे पूरे करने वाली बात नहीं है कि मैं इतने घंटे पढ़ रही हूँ। वो अपने साथ ऑनेस्ट रहो। सेकंडली हैव फेथ इन योरसेल्फ। आप कर सकते हो, कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं है। यू हैव द एबिलिटी, आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस के साथ करना है, अच्छे माइंडसेट के साथ करोगे चीज़ें तो अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। तो मैं यही प्रे करूँगा गॉड से कि आपकी फैमिली, ख़ासकर आपकी नानी को लंबी उम्र दे, आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहें और आगे ग्रोथ करें और आईएएस बने, हम ज़रूर देखना चाहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पे एंड करते हैं।